Okay, good morning. This is your sociology class, and today's our topic is untouchability. Untouchability means आपने सुना है छुआछूत की जो भावना है. Untouchability is an extreme and particularly vicious aspect of the caste system. तो untouchability caste system का एक बहुत भयानक रूप है that prescribes stringent social sanctions against members of caste located at the bottom of the purity pollution scale. तो ये जो कास्ट सिस्टम का प्योरिटी और पोल्यूशन का पैमाना है उसके बेस पे ये जो बॉटम पे हैं कास्ट सिस्टम के नीचे की जो जातियाँ हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसको अनटचेबिलिटी में भी देखा जाता है. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द अनटचेबल कास्ट आर आउटसाइड द कास्ट हिरार्की. They are considered to be so impure that their mere touch severely pollutes members of all other caste. तो जो ये अनटचेबल कास्ट मानी जाती है, ऐसा माना जाता है कि इनके किसी अदर कास्ट के लोगों को छूने से भी वो इम्प्योर हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे. They bringing terrible punishment for the former and forcing the latter to perform elaborate purification rituals. तो उसके यदि टच हो भी जाता है तो उस को करने के लिए उसको बहुत भयानक दंड दिया जाता है, सजा दी जाती है, और खुद को प्योर करने के लिए बहुत सारे प्योरिफिकेशन के रिचुअल मतलब पवित्रता की बहुत सारी रस्में निभाई जाती हैं. इन फैक्ट notions of distance pollution existed in many regions of India, particularly in the south. तो जो डिस्टेंस पोल्यूशन मीन्स किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को खुद से दूर रखने की जो एक भारत के बहुत सारे रीजन्स में परंपरा है, ज़्यादातर साउथ में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था. सच दैट इवन द मियर प्रेजेंस और द शेडो ऑफ एन अनटचेबल पर्सन इज कंसिडर्ड पोल्यूटिंग. तो किसी जो अनटचेबल कास्ट का इंसान है उसकी परछाई से भी किसी इंसान को छू जाती है तो भी उसको मतलब पोल्यूट समझा जाने लगता है. डिस्पाइट द लिमिटेड लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड, द इंस्टीट्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी रेफर्स नॉट जस्ट टू द अवॉइडेंस और प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट. तो जो छुआछूत की भावना है वो केवल फिजिकल कॉन्टैक्ट ना होने देने तक नहीं है, बट टू मच ब्रॉडर सेट ऑफ सोशल सैंक्शंस. ये और बहुत सारी सामाजिक पाबंदियां भी लगाती है अनटचेबल्स के ऊपर. It is important to emphasize that the three main dimensions of untouchability, namely exclusion, humiliation, subordination, and exploitation. So here we can see there are three dimensions of untouchability. Number one is exclusion, बहिष्कार करना. नंबर टू इज humiliation और subordination. नंबर थ्री इज exploitation. Are all equally important in defining the phenomena. Although other that is untouchable low caste are also subjected to subordination and exploitation to some degree, they do not suffer the extreme forms of exclusion. तो ये कह रहा है कि जो कुछ टचेबल कास्ट है मीन्स जो लो कास्ट है उनके साथ भी एक्सक्लूजन होता है, बट इतना नहीं होता जितना अनटचेबल्स के साथ होता है. दलित एक्सपीरियंस फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन दैट आर यूनिक एंड नॉट प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट अदर ग्रुप्स. तो जो दलित या अनटचेबल्स के साथ जो एक्सक्लूजन या डिस्क्रिमिनेशन होता है वो इस हद तक होता है जो किसी दूसरे ग्रुप के साथ नहीं होता. फॉर इंस्टेंस बीइंग प्रोहिबिटेड फ्रॉम शेयरिंग ड्रिंकिंग वाटर sources or participating in collective religious worship, social ceremonies and festivals. तो दलित लोगों को या अनटचेबल्स को बहुत सारी जगहों पर पानी पीने से, किसी रिलीजियस प्लेस पे वर्शिप करने से, पूजा करने से, सोशल सामाजिक समारोह में, सोशल सेरेमनीज और त्योहारों में शामिल होने से भी रोका जाता है. एट द सेम टाइम अनटचेबिलिटी में ऑल्सो इन्वॉल्व फोर्स inclusion in the subordination role, such as being compelled to play the drums at a religious event. तो इस हद तक भी इनको रोका जाता है, इनका
मतलब इंक्लूजन मीन्स इनको सम्मिलित करने के इस हद तक भी रोका जाता है, इनको किसी रिलीजियस प्लेस पे ड्रम बजाने से भी रोक दिया जाता है, या कहीं पर ज़बरदस्ती उनसे जो बजवाया जाता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे। द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिकली विजिबल एक्ट्स ऑफ सेल्फ ह्यूमिलिटेशन एंड सबॉर्डिनेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ह्यूमिलिटेशन और सबॉर्डिनेशन क्या हो गया है, ये अनटचेबिलिटी का एक पर्टिकुलर पार्ट बन गया है। कॉमन इंस्टेंसेस इंक्लूड द इम्पोजिशन ऑफ गेस्चर्स ऑफ डिफरेंस सच एज टेकिंग ऑफ headgear, carrying footwear in the hand, standing with bowed head, not wearing clean and bright clothes and so on। तो ये बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर इम्पोज कर दी गई हैं और उनकी आज के टाइम पे पहचान बन गई है। जैसे आप ये जूते बेचना, उसके अलावा कहीं भी बड़ी जाति के लोगों के सामने सिर झुकाकर चलना, ठीक है, खराब कपड़े पहने हुए होना, एज वेल एज रूटेज्ड अब्यूज एंड ह्यूमिलिटेशन, और इनका कंटिन्यूसली ह्यूमिलिटेशन अमानवीय व्यवहार इनके साथ होता रहता है। मोरओवर अनटचेबिलिटी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वेरियस काइंड्स। इससे भी ज़्यादा अनटचेबिलिटी में क्या है, छुआछूत की भावना में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। वो कैसे, मोस्ट कॉमनली थ्रू द इम्पोजिशन ऑफ फोर्स्ड अनपेड और लेस पेड लेबर और द कन्फिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इन लोगों को या तो काम करवा के पैसे नहीं दिए जाते, या बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, या इनको प्रॉपर्टी किसी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है या छीन ली जाती है। फाइनली अनटचेबिलिटी इज ए पैन इंडियन फिनोमिना, ऑल्दो इट्स स्पेसिफिक फॉर्म्स एंड इंटेंसिटी वेरी कंसिडरेबली अक्रॉस रीजन्स एंड सोशियो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। तो कुल मिलाकर अनटचेबिलिटी छुआछूत की भावना भारत से संबंधित है, लेकिन किसी न किसी रूप में ये दुनिया में आज भी और पहले भी मौजूद रही है। द एवरीडे ऑर्डिल ऑफ ए दलित स्क्वेंजर, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है। अमंग द एस्टिमेटेड 8 मिलियन मैनुअल स्कैवेंजर्स इन इंडिया इन नारायणमा हु वर्कड इन 400 शीट पब्लिक लेटरिन इन अनंतपुर म्यूनिसिपैलिटी इन आंध्र प्रदेश। अब इसको आप खुद पढ़ के देख लेना कि उनके साथ मतलब उनको कैसे पानी भरने से रोका जाता है, किस तरह के, मतलब आपको ये ध्यान रखना है साउथ इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पहले तो और भी बहुत ज़्यादा थी। द सो कॉल्ड अनटचेबल्स हैव बीन रेफर्ड टू कलेक्टिवली बाय मैनी नेम्स ओवर द सेंचुरीज। तो अनटचेबल्स जो लोग हैं उनको पुराने टाइम से आज तक बहुत सारे नामों से पुकारा गया है। वटेवर द स्पेसिफिक इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी क्या होती है, इटिमोलॉजी होती है नेम ड्रिवन साइंटिफिक, मीन्स किसी पर्टिकुलर चीज़ को पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या बोला जाता था। जैसे कभी अनटचेबल्स को हरिजन बोल दिया महात्मा गांधी ने, कभी अम्बेडकर ने दलित बोल दिया, तो पहले क्या बोला जाता था, ठीक है, इस तरह से। दे आर ऑल डिरोगेटरी एंड कैरी ए स्ट्रॉन्गली पेजोरेटिव चार्ज। पेजोरेटिव मीन्स निंदात्मक, जिसको जो दयनीय है, निंदा होती है जिसकी। इन फैक्ट मैनी ऑफ देम कंटिन्यू टू बी यूज्ड एज फॉर्म्स ऑफ अब्यूज इवन टुडे। आज भी बहुत सारे जो दलित या अनटचेबल हैं उनको एक बुरी भावना के साथ बोला या देखा जाता है। ऑल्दो देयर यूज इज नाउ ए क्रिमिनल ऑफेंस, जिस नामों से इन अनटचेबल्स या दलित कास्ट के लोगों को पुकारा जाता है, हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके ऊपर कानून बना रखे हैं, वो प्रोहिबिटेड मीन्स बंद कर रखा है ऐसा करना, बट फिर भी मैंने बता रखा आपको केवल कॉन्स्टिट्यूशन या केवल लॉ या कानून या रूल्स सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए सोशल डेवलपमेंट मीन्स सोशल थिंकिंग का भी, मेंटेलिटी का भी इम्प्रूव होना जरूरी है। महात्मा गांधी हैड, अब महात्मा गांधी ने उनको 1930s में हरिजन कहा, ये आप पढ़ लोगे। द एक्स अनटचेबल्स कम्युनिटीज एंड देयर लीडर्स, जो और लीडर्स थे उन्होंने दलित कहा, ये भी आप देख लोगे, ठीक है। दलित का लिटरली मीनिंग क्या होता है इंडियन लैंग्वेज में, डाउन ट्रोडन मीन्स दबा हुआ, ठीक है, ओप्रेस्ड पीपल, जो दबे हुए लोग हैं। दो इट वाज नाइदर coined by Dr. Ambedkar nor frequently used by him, the term certainly
resonates with his philosophy and the movement and empowered that he had. हालांकि अम्बेडकर ने खुद इस दलित टर्म को क्वाइन नहीं किया इतनी स्पष्टता से, बट जो उनकी फिलोसफी थी कि ये दबे हुए लोग हैं, उस फिलोसफी से ये वर्ड बहुत अच्छे से मैच करता है। इट रिसीव्ड वाइड करेंसी, अभी ये कह रहा 1970s में जो अनटचेबल्स या दलित के अगेंस्ट जो राइट्स हुए, आंदोलन हुए, ठीक है, दंगे हुए, उस टाइम पे दलित की जो भावना थी या दलित वर्ड की सेंस थी एकदम से उजागर हो गई और वो आज के टाइम पे पॉपुलर है। द दलित पैंथर्स, ए रेडिकल ग्रुप दैट इमर्ज्ड इन वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम, यूज्ड द टर्म टू असर्ट देयर आइडेंटिटी। तो उन्होंने इस दलित वर्ड को ही अपनी पहचान के लिए और अपने स्ट्रगल और अपनी राइट्स और अपनी डिग्निटी के लिए आजकल यूज करना शुरू कर दिया उसके बाद से। तो इसके नोट्स बता देता हूँ 1 मिनट में आपको। फर्स्ट पॉइंट इज अनटचेबिलिटी, 1 वर्ड में ही आप समझ जाओगे, 1 वर्ड लिख लो कोई भी। उसके बाद सेकंड पॉइंट में 3 डायमेंशंस ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी कर लोगे। उसके बाद आप प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी मीन्स क्या क्या होता है, ठीक है, अनटचेबल्स के साथ, ये 3rd पॉइंट। उसके बाद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है, उनको पे नहीं मिलती या बहुत कम मिलती है, प्रॉपर्टी पे ज़्यादा उनका कोई राइट्स नहीं है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 5th पॉइंट में क्या है, ये इंडियन फिनोमिना है बट किसी न किसी रूप में दुनिया में मौजूद रहा है। उसके बाद ये एक एग्जांपल आपको पढ़ के देख लेना, तो उस पैराग्राफ के 5 पॉइंट अभी इधर से आ जाओ आप। इटीमोलॉजी मीन्स इनके नेम ओरिजिन की जो एक साइंटिफिक लॉजिक है, कब क्या नाम रहा है अनटचेबल्स का, उसके 2-3 हरिजन महात्मा गांधी ने कहा, दलित उसके लीडर्स ने कहा, ठीक है। उसके बाद 1970s में दलित वर्ड को पॉपुलैरिटी मिली, किस वजह से, जो 1970s में मुंबई में दंगे हुए उसके बाद से, ठीक है। 7 इतने बड़े 2-3 पैराग्राफ के 7 केवल पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। स्टेट एंड नॉन स्टेट इनिशिएटिव, अब ये कह रहा है भाई देश ने और देश के अलावा कुछ जो भाई अलग NGO टाइप की संस्थाएं, उन्होंने दलित या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को या ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए, रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। द इंडियन स्टेट हैज हैड स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट सिंस इवन बिफोर इंडिपेंडेंस। तो भारत जो देश है उसमें आज़ादी से पहले से ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स और कास्ट के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न बने हैं। द शेड्यूल्ड listing the caste and tribes recognized as deserving of special treatment because of massive discrimination practiced against them were drawn up in 1935। तो 1935 में जो शेड्यूल्ड कास्ट के साथ कंटिन्यूसली कई हजार सालों से डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा था, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ उनके लिए स्पेशल राइट्स दिए। After independence, the same policies have been continued and many new ones added। इंडिपेंडेंस के बाद कुछ पॉलिसीज ब्रिटिशर्स के आगे बढ़ाई गई, इनसे रिलेटेड और कुछ नहीं आई। Among the most significant additions in the extension of special programs to the other backward classes since the 1990 के बाद से OBC नाम के जो ग्रुप बन गए अदर बैकवर्ड कास्ट, उनके लिए भी कुछ विशेष स्पेशल प्रिविलेजेज या विशेष कानून बनाए गए हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट इनिशिएटिव, पहली बात ये इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिजर्वेशन सब जानते हैं, रिजर्वेशन है सबसे बड़ी पहल इसको कम करने के लिए। दिस इन्वॉल्व्स द सेटिंग असाइड ऑफ सम प्लेसेस और सीट्स फॉर मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स, SC और ST इनको बोलते हैं, इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ। These includes reservation of seats in the state and central legislature, that is state assemblies, Lok Sabha and Rajya Sabha. Reservation of jobs in government service across all departments and public sector companies, and reservation of seats in educational institutions. The proportion of reserved seats is equal to the percentage share of scheduled caste and scheduled tribes in the total population। तो ये कह रहा है रिजर्वेशन की पॉलिसी जो राज्यसभा में, लोकसभा में MLA MP बनने से लेकर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट फील्ड के हर डिपार्टमेंट में हर जगह लागू होती है, ठीक है।
और ये रिजर्वेशन किस बेस पे मिलता है, उस पॉपुलेशन कितनी है उस बेस पे उनको रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। बट फॉर द ओबीसीज दिस प्रोपोर्शन इज डिसाइडेड डिफरेंटली। ओबीसीज के लिए क्या है, अलग वे में रिजर्वेशन की पॉलिसी बनाई गई है। मीन्स रिजर्वेशन है बट पॉपुलेशन या किस बेस पे या किस फील्ड में उनको कहाँ कहाँ मिल रहा कहाँ कहाँ नहीं, वो एक अलग थिंग है। द सेम प्रिंसिपल इज एक्सटेंडेड टू अदर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, सम ऑफ विच आर एक्सक्लूसिवली फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स वाइल अदर्स गिव देम प्रेफरेंस। इसके अलावा और भी बहुत सारे विकास की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के डेवलपमेंट को देखती हैं। In addition to reservation, there have been a number of laws passed by and prohibit and punish caste discrimination. इन रिजर्वेशन के अलावा बहुत सारे नियम कानून हैं जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने और उसके खिलाफ दंड देने से रिलेटेड है। स्पेशली अनटचेबिलिटी, वन ऑफ द अर्लीस्ट सच लॉ वाज द कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट ऑफ 1850। 1850 में जाति की डिसेबिलिटीज मतलब अयोग्यताओं को हटाने का नियम आया कि जाति के आधार पर कोई भी योग्य या अयोग्य नहीं माना जाएगा। विच डिसअलाउड द curtailment of rights of citizens due solely to change of religion और caste। मीन्स ये धर्म और जाति को जो चेंज ना होने देने की परंपरा थी उसको बैन करता है। The most recent such law was the Constitution Amendment 93rd Amendment Act of 2005 which became law on 23rd January 2006। इसके बाद जो 2005 में 93वां संविधान संशोधन हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होते हैं, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में मान लो एक हेलमेट के लिए 500 रुपये जुर्माना है बट उसको चेंज करके 5000 कर दिया तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, मतलब संविधान में संशोधन हो गया जो 23 जनवरी 2006 को कानून बना। Both of the 1850 law and the 2006 amendment related to education, ये दोनों शिक्षा से संबंधित थे। The 93rd amendment is for introducing reservation for the other backward classes in institutions of higher education। 93वां संविधान संशोधन ओबीसी के लिए हायर एजुकेशन का रिजर्वेशन था। While the 1850 Act was used to allow entry of दलित और 1850 के कानून से दलितों को स्कूलों में जाने की परमिशन दी गई थी। In between there have been numerous laws of which the important ones are of course the Constitution of India। एक खुद का एक राइट इनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेस पे बैन कर रखा है और उनको रिजर्वेशन दे रखा है और भी कुछ बहुत सारे लॉज हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रिविलेजेस देते हैं। एंड द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1989। द कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिश अनटचेबिलिटी, आपको अनटचेबिलिटी को अबोलिश करने का आर्टिकल 17 सब जानते हैं। एंड इंट्रोड्यूस्ड द रिजर्वेशन प्रोविजन, और रिजर्वेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। द 1989 प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट revised and strengthened the legal provision punishing acts of violence or humiliation against Dalit and Adivasis। जो 1989 का एक्ट है वो क्या करता है, आदिवासी के दलित और आदिवासियों के अगेंस्ट जो अमानवीय व्यवहार और हिंसा होती है उसको रोकता है, ठीक है। The fact that legislation was passed repeatedly on this subject is proof of the fact that the law alone cannot end a social practice। तो वास्तव में सच्चाई ये है कि बार बार जो कानून बनाए जा रहे हैं तो खुद में ये दिखाते हैं कि केवल कानून इस चीज़ को बंद नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। यदि कानून से चेंज होता तो एक बार कानून बनाने से ही हो जाता। इन फैक्ट एज यू विल हैव सीन फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड द मीडिया, केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडिंग एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित्स एंड आदिवासीज कंटिन्यू टू टेक प्लेस ऑल ओवर इंडिया। आप बार बार ये सब खबरें देखते रहते हो कि इनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। स्टेट एक्शन अलोन कैन नॉट इंश्योर सोशल चेंज, तो केवल सरकार या राज्य द्वारा उठाए गए कदम सामाजिक बदलाव नहीं ला सकते।
इन एनी केस नो सोशल ग्रुप हाउसएवर वीक और ओप्रेस्ड इज ओनली ए विक्टिम। तो हर एक केस में क्या है, चाहे महिलाओं के केस में हो, चाहे दलितों के केस में हो, चाहे SC ST के केस में हो, ठीक है, चाहे जो पुअर लेबर है वर्कर्स हैं उनके केस में हो, चाहे भाई किसानों के केस में हो, तो जो पीड़ित ग्रुप है वो वही ओप्रेस्ड ग्रुप है जिसकी जो वीक है, कमज़ोर है। ह्यूमन बीइंग्स आर ऑलवेज कैपेबल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्टिंग ऑन देयर ओन, ऑफन अगेंस्ट वेरी हैवी ओड्स टू स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड डिग्निटी। तो फिर क्या है, ह्यूमन बीइंग्स खुद अपने न्याय और गरिमा के लिए काम करते हैं। Dalits too have been increasingly active on political and educational and cultural fronts। तो दलितों ने भी अपनी कंडीशन को या अपने राइट्स और डिग्निटी को बनाने के लिए, जस्टिस के लिए काम करने शुरू किए हैं। फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स लॉन्च्ड बाय पीपल लाइक ज्योतिबा फूले, पेरियार, अम्बेडकर, ये सब आपने पिछले चैप्टर में ही पढ़ लिया था, 3rd में, कि इन्होंने क्या क्या काम किए जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था दलितों की कंडीशन सुधारने के लिए। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द बहुजन समाज पार्टी इन उत्तर प्रदेश और द दलित संघर्ष समिति ऑफ कर्नाटका। तो आज के टाइम पे आपको पता, बहुजन समाज पार्टी जो दलितों की पार्टी थी, उसी बेस पे मायावती पॉपुलर हुई और वो यूपी की चीफ मिनिस्टर बनी, ठीक है। दलित संघर्ष समिति कर्नाटक की है, ये नाम याद रखने आपको ऐसे के ऐसे। Dalit political assertion has come a long way. Dalits have also made significant contributions to literature in, अब दलित्स ने बहुत सारी लैंग्वेज में, लिटरेचर में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। तो 1 मिनट आज के नोट्स देख लेते हैं, फिर इसमें मैं बताऊंगा। एक आपको यहाँ पे देखो, आप ये राइट हैंड साइड, ऑब्टेन ए कॉपी, ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी आप कहीं से लो, चाहे अपनी लाइब्रेरी से, ये साइट दे रखी है, उसमें से एक थोड़ा बहुत देखो कि दलितों से रिलेटेड क्या क्या नियम कानून आज तक बनाए हैं सरकार ने, ठीक है। पहले पैराग्राफ के 5-6 पॉइंट के नोट्स मैंने बता दिया, अभी इस पे आ जाओ। पहली बात, डिस्क्रिमिनेशन में क्या है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अगेंस्ट रोकने के लिए 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने कुछ पुरानी चीज़ें कंटिन्यू की, कुछ नई चीज़ें आई। उसी तरह 1990s में OBC नाम का एक ग्रुप बना, ठीक है, एक कम्युनिटी बनी। उसके बाद सबसे मेन पॉलिसी है जो डिस्क्रिमिनेशन कम करने या उनकी सिचुएशन को सुधारने के लिए, रिजर्वेशन। देखो रिजर्वेशन अब आपको बहुत सारे लोग मानते हैं यार अच्छा है बुरा है, मैं आपको कुछ नहीं कहता, रिजर्वेशन बुरा नहीं है। देखो किसी पर्टिकुलर कास्ट का हम तो अभी 10-15-20 साल के हैं, ठीक है, हजारों लाखों साल की परंपरा में आपको देखना है कि मतलब किस ग्रुप के साथ कंटिन्यूसली क्या होता आया है। रिजर्वेशन की पॉलिसी तो ठीक थी बट उसका इम्प्लीमेंट गलत है। इम्प्लीमेंट मीन्स ऐसा मैं नहीं, बहुत सारे लोग मानते हैं कि 10 साल के लिए पहले रिजर्वेशन दिया गया, अब उसमें हो क्या रहा है, रिजर्वेशन में एक क्रीमी लेयर आ गई है, मीन्स शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी एक लेयर 5-10% लोग ऐसे हैं जिनको रिजर्वेशन का शुरुआत में फ़ायदा मिलने लगा और कंटिन्यूसली उन्हीं को मिल रहा है। मीन्स रिजर्वेशन है उस पूरी सोसाइटी की सिचुएशन को सुधारने के लिए, बट वो 5-10% लोग ही रिच होते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि एक बार जिसको रिजर्वेशन मिला उसकी फैमिली कंडीशन ठीक हो गई, फिर उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छी जगह पे उनको नौकरी लगाई, पैसे दे के लगवा दी किसी भी तरह, मतलब एक बार किसी की सिचुएशन सुधर जाती है, यदि वो अच्छे से रहता है तो उसकी सिचुएशन बिगड़नी बहुत मुश्किल है, और बिगाड़ने को तो चाहे आप 1 मिनट में बिगाड़ लो, ठीक है। तो वो उसका इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी दिक्कतें हैं कि एक बार जिसको 1 जनरेशन या 2 जनरेशन तक मिल गया, या तो उस फैमिली को मत दो, या किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन देखो कितनी स्ट्रॉन्ग है उसको मत दो, ठीक है। ऐसा भी हो जाता है कई बार कि कोई गरीब जनरल कास्ट का है और रिजर्वेशन कास्ट से कोई बहुत अच्छी पोजीशन में है और उसको फ़ायदा मिल जाता है और उस गरीब जनरल कास्ट के को नहीं मिल पाता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इतना। उसके बाद रिजर्वेशन के बाद रिजर्वेशन हर फील्ड में, हर स्फीयर में आपने देख लिया। ओबीसी के लिए कुछ अलग प्रोविजन है वो भी आप लिख दोगे। उसके बाद ये एक्ट्स हैं 3-4, इनके नाम ऐसे के ऐसे लिख लेना, ठीक है, 4-5 एक्ट। आर्टिकल 17 ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये उसके बाद
दलित्स ने अपनी सोसाइटी को या अपने स्टेटस को, डिग्निटी को, जस्टिस के लिए कुछ काम करना शुरू किया। कुछ लीडर्स के नाम ध्यान रख लेना। उसके बाद ये बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी और कर्नाटका की जो दलित संघर्ष समिति, इनके नाम याद रख लेना। बस ये आज के मुश्किल से 15 पॉइंट बनेंगे। अब ये गोहाना आप सब जानते हो यहीं पर है, उसका एक वो दे रखा है कि भाई वहाँ पर कुछ दलित लोगों ने एक जाट यूथ मतलब लड़के को मार दिया। और बाद में जब ये है 2005 की ही, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, तो जाटों ने उनके जो 50 घर थे वहाँ पर पूरी कॉलोनी जला दी थी। ठीक है, अब वो आप देख लेना क्या सही है क्या गलत है। नहीं तो एक्चुअली में सोशियोलॉजी की प्रॉब्लम यही है, आपको कुछ चीज़ें लग सकती है कि टीचर भी हमें मतलब हमारी कास्ट के खिलाफ या किसी चीज़ के खिलाफ गलत या सही बोल रहा है। मैं कुछ नहीं बोल रहा, जो इसमें लिखा है वो आपको पढ़ना है, आपको जो सही लगे आपके वो है। मेरे हिसाब से यही है कि भाई जस्टिस देना काम जुडिशरी का है। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम फेज में हम मतलब एक इंसान के बदले 50 मारेंगे तो ऐसी दुनिया खत्म होगी और कुछ नहीं है। ठीक है, 50 घरों को जलाएंगे तो एक वही बात ह्यूमिलिटेशन है, मानवीय घटना है। बाकी आप खुद तय कर लेना क्या सही है क्या गलत है, जो आपको अच्छा लगे। और जब आप अच्छे मेच्योर हो जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा रिजर्वेशन किन मायनों में सही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों गलत है, एक्चुअल में क्यों इनकी कंडीशन को चेंज करने के लिए काम हो रहा है। ठीक है, ये सारी बातें आप टाइम के साथ जिनको अच्छे से सिंसियरली पढ़ना ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, वो अपने आप सीख जाएंगे। सोशियोलॉजी की प्रॉब्लम यही है, उसमें जो सोसाइटी में वो बताना पड़ता है वो सही है तो सही बताना पड़ता है, गलत है तो गलत। ये आपकी आज की क्लास है।